तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 23 दिसंबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्ण अमावस्या और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक की है। बताया गया इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। बताया गया इस बैठक के दौरान कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ाई एक्शन प्लान पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, साथ ही में टेस्टिंग बढ़ाने और जीनोम सीक्वेंसिंग करने का आग्रह किया है। साथ ही में पीएम मोदी ने कमजोर और बुजुर्ग समूहों के लोगों के लिए एहतियात खुराक को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया है, यानी कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक लगाने पर। साथ ही जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने इन बातों पर भी ध्यान देने पर बल दिया है कि सभी स्तरों पर संपूर्ण कोविड बुनियादी ढांचा, साथ ही में उपकरण, इसके अलावा प्रक्रियाओं और मानव संसाधन के मामले में जो भी तैयारियां हैं वो उच्च स्तर पे बने रहें। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना को रोकने में जिन भी चीजों का इस्तेमाल करना है, चाहे वो टेस्टिंग हो या कोई उपकरण हो, सभी की तैयारियां बिल्कुल टॉप रखने के लिए कहा गया है। साथ ही पीएम मोदी ने देश के राज्यों को सलाह दी है कि अस्पतालों में जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका लेखा जोखा किया जाए, यानी कि जांच पड़ताल कर ली जाए कि अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद है या नहीं। वहीं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे, चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र यानी कि भारत सरकार हरकत में आ गई है। जानकारी के मुताबिक इसी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यात्रा से 72 घंटे पहले की गई RT-PCR जांच की जानकारी भरने, साथ ही एयर सुविधा फॉर्म को फिर से अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ये नियम चीन और अन्य देशों जहां पे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां के यात्रियों के लिए लागू किए जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो चीन या अन्य देशों से जहाँ पे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहाँ से अब अगर कोई भारत में आएगा तो उसको पहले की तरह 72 घंटे के अंदर की RT-PCR यानी कि कोरोना की जाँच रिपोर्ट दिखानी होगी। दोस्तों ऐसा लगता है कोरोना को लेकर हालात फिर से धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि हालात पहले की तरह ना बने, वरना फिर से सख्त लॉकडाउन की संभावना पैदा हो सकती है। साथ ही एक और जानकारी आई है जिसके तहत ये बताया गया है कि कल 24 दिसंबर से प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों की कोरोना के मामले में रैंडम जाँच की जाएगी, यानी कि जिस पे भी शक जाएगा उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि लगभग एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन और देश के बस स्टैंड पर भी जाँच की जाएगी, यानी कि जिन भी लोगों पे शक जाएगा उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर वो संक्रमित निकलता है तो उसके संपर्क में जो भी लोग आए थे उनकी भी जांच की जाएगी और फिर इलाज किया जाएगा। जाहिर बात है सरकार ये सारी तैयारियां केवल इसीलिए कर रही है ताकि एक बार फिर से कोरोना को फैलने से रोका जा सके। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क लगाना शुरू कर दें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसकी अपील पीएम मोदी ने भी की है देश भर के लोगों से। वहीं दोस्तों कोरोना को लेकर एक राहत की भी खबर आ रही है। देखें अपनी स्क्रीन पर, विशेषज्ञों ने दी राहत भरी जानकारी। कहा भारत में कोरोना का खतरा ज्यादा नहीं है, हालांकि सावधानियों का रखना होगा ध्यान। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि चीन में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामले भयानक रूप में देखे जा रहे हैं। जाहिर बात है इसी की वजह से चीन ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत में भी बहुत सारे लोगों को संक्रमण का डर सताने लगा है। वैसे दोस्तों आप हमारे रोजाना के मुख्य समाचार देखते होंगे तो आपको पता होगा कि फिलहाल अपने देश भारत में कोरोना के जो हालात हैं वो कंट्रोल में है, यानी कि अभी अपने देश में कोरोना के मामले बहुत ही कम देखे जा रहे हैं दूसरे देशों के मुकाबले। हालांकि विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये मामले बढ़ सकते हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि देश में कोरोना की स्थिति काफी नियंत्रित है, जैसा कि अभी भी हमने आपको बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बचाव के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के उपायों का पालन करते रहने की अपील की है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, नियमित रूप से हाथ धोना। तो यही वो कुछ सावधानियां हैं जिनके बारे में बताया गया है कि अगर लोगों ने इनका पालन किया तो आने वाले दिनों में अपना देश भारत एक बड़ी कोरोना की लहर से बच सकता है। जाहिर बात है अगर लोग लापरवाही करते हैं तो चीन समेत दुनिया के दूसरे देशों की तरह अपने देश में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगेंगे, जैसे कि जापान में, अमेरिका में, जर्मनी में या फ्रांस वगैरह में बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है अमेरिका समेत चीन में एक और कोरोना की भयंकर लहर आ गई है। रोजाना ही सैकड़ों लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन इसी के मुकाबले अपने भारत में केवल 1-2 लोगों की जाने जा रही हैं। आसान शब्दों में कहें तो कहने का मतलब ये है कि अभी इस समय संभलने का बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन अगर लोगों ने लापरवाही की तो अमेरिका या चीन किसी भी देश जैसा हाल हो सकता है। जाहिर बात है जब कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो सरकार लोगों की जान बचाने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए नए नए सख्त कदम उठाएगी। साथ ही में इसी दौरान पहले की तरह सख्त लॉकडाउन की भी संभावना पैदा हो सकती है। तो दोस्तों इसी की वजह से सावधान रहें और कोरोना के सभी नियमों का पालन करें और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहें। लेकिन अगर आप नहीं कहना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को उन्हें दिखा दें, यानी कि चाहे तो सामने से दिखा दें या उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, चाहे जैसे भी हो। वहीं दोस्तों कोरोना को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को कहा है कि सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बहाने खोज रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने चीन समेत कुछ देशों
में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राहुल गांधी को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी इन सभी हालात को राजनीति की नजर से देख रही है। इसी की वजह से राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए नए नए बहाने खोज रही है। हालांकि मनसुख मंडाविया का ये कहना है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसी की वजह से हमने ये अपील की है। हालांकि आपको बता दें, जब देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी हाल ही में जब कांग्रेस को पत्र लिखा और यात्रा को रोकने की अपील की, तो इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया था कि क्या पीएम मोदी गुजरात के चुनाव में मास्क लगा कर गए थे, उस समय आपके प्रोटोकॉल कहाँ थे। यानी कि ये कहने का मतलब था कांग्रेस पार्टी का। आइए दोस्तों, अब अगली खबर में जानते हैं कि अभी हाल ही में बीते गुरुवार को अपने देश भर में कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं और कितने लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो बीते गुरुवार को यानी कि लगभग 24 घंटे में 185 नए कोरोना के मरीज मिले हैं देश भर में। वहीं इसी दौरान 190 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। वहीं देश भर में कोरोना के कारण केवल एक व्यक्ति की जान गई है। जानकारी के मुताबिक अभी एक्टिव केसों की संख्या 3402 है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एक्टिव केसेस उन्हें कहा जाता है जो कि अभी कोरोना के मरीज होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अभी देश भर में 3402 कोरोना के मरीज हैं, मतलब इन लोगों का भी इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने जाना कि अपने देश में कोरोना की वजह से केवल एक व्यक्ति की जान गई है और केवल 185 नए मरीज मिले हैं। वहीं इसके मुकाबले में इससे ज्यादा लोग तो ठीक हो गए हैं, यानी कि 190 लोग। हालांकि वहीं अगर दोस्तों बात की जाए चीन की, तो चीन में बीते गुरुवार को 3000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इसी दौरान 2300 लोग ठीक हुए हैं। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें, चीन का ये वो आधिकारिक आंकड़ा है जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि चाइना अपने मामले छुपा रहा है। असल में अभी चाइना में रोजाना लाखों मामले सामने आ रहे हैं। वहीं 2,500 से 3,000 लोगों की जान रोजाना जा रही है, लेकिन आरोप के मुताबिक चाइना उसे छुपा रहा है। वहीं आपको बता दें, जापान में अभी हाल ही में 1,84,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं बीते गुरुवार को। वहीं इसी दौरान 339 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। ऐसे ही साउथ कोरिया में 75,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 62 लोगों की जान गई है। ऐसे ही ताइवान में 19,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के और इसी दौरान 41 लोगों की जान गई है। ऐसे ही हांगकांग में 19,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के और 34 लोगों की जान गई है। साथ ही अमेरिका का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना और देखा, अभी अपने देश में इन देशों के मुकाबले कोरोना के मामले काफी कम है। काफी कम या कह लें बिल्कुल है ही नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस गुड न्यूज के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है, जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों, इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है, तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे, तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है प्रदूषण जांच को लेकर। जानकारी के मुताबिक अब देहरादून में परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैला रहे वाहनों के विरुद्ध मोबाइल वैन उतारने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक ये मोबाइल वैन की टीम मौके पर ही वैन में लगे उपकरण से वाहन की प्रदूषण की जाँच कर लेगी। साथ ही बताया गया, इसी दौरान अगर कोई गाड़ी वाला भाग जाता है तो कैमरे में बस उसके गाड़ी का नंबर कैद कर लिया जाएगा और चालान भेज दिया जाएगा घर पर। आसान शब्दों में कहें तो उत्तराखंड में ये तैयारी की गई है, यानी कि एक वैन में प्रदूषण जांचने वाली मशीन लगी होगी और अधिकारियों को जिस भी गाड़ी पे शक जाएगा, उस गाड़ी को वहीं पर रुकवाकर उसकी प्रदूषण की जांच की जाएगी। दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि प्रदूषण को रोकने के लिए ये जो एक नई तरह की सुविधा की शुरुआत की जा रही है, तो क्या ऐसी सुविधा की शुरुआत देश के और राज्यों में होनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में स्कूल बंद होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेंगे, यानी कि ठंडी के कारण। बताया गया यह ऐलान पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए किया गया है, जबकि 2 जनवरी से 14 जनवरी तक 9वीं से 12वीं तक के छात्र परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है दवाओं के सस्ता होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 119 दवाओं की अधिकतर दाम की सीमा तय कर दी है। बताया गया है, इससे कोरोना में इस्तेमाल की जाने वाली पैरासीटामोल और एमोक्सिसिलिन दवाएं सस्ती हुई हैं। जानकारी के मुताबिक साल में ये 5वीं बार है जब दवाओं की कीमत घटाई गई है। बताया गया है, दवाओं के दाम घटाने के चलते कैंसर, डायबिटीज, फीवर, साथ ही में हेपेटाइटिस समेत कई गंभीर बीमारियों की दवाओं की कीमतों में 40% तक की कमी आएगी। बताया गया है, कैंसर की दवा में सबसे ज्यादा 40% की कमी की गई है। जानकारी के मुताबिक लगभग 119 तरह की दवाएं हैं जिनके दामों को नए तरीके से तय किया गया है। जाहिर बात है, इसकी वजह से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाओं समेत बुखार जैसी दवा के भी रेट कम किए गए हैं।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रूस पे लगे एक बड़े आरोप को लेकर। जानकारी के मुताबिक रूस में 4 लाख साल पुराने वायरस को जिंदा किया जा रहा है। बताया गया है इस पे साइबेरिया शहर की एक लैब काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस लैब के साइंटिस्ट का कहना है कि इस वायरस की वजह से हिमयुग के मैमथ और प्राचीन गैंडों का अस्तित्व खत्म हो गया था। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि रूस की तरफ से जो वायरस खोजा जा रहा है ये भी कोरोना की तरह तबाही मचा सकता है। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाखों साल पहले मरे मैमथ और गैंडों के शव रूस के याकुटिया नाम की जगह पर मिले हैं। इस जगह का तापमान -55 डिग्री से भी कम है। इसी की वजह से लाखों साल पहले मरे जानवरों के शव भी सलामत हैं। तो इन्हीं जानवरों की बॉडी पर जब रिसर्च की गई तो रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को मैमथ जानवर के शरीर से एक खतरनाक वायरस मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि हिमयुग में इन वायरसों की वजह से ही महामारी फैली थी और इस महामारी में सैकड़ों बड़े बड़े जानवर मर गए थे। बताया गया आमतौर पर किसी देश में जब इस तरह की रिसर्च होती है तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच इसकी जानकारी साझा की जाती है। हर दूसरे देश के वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी की मदद लेकर रिसर्च को अंजाम दिया जाता है। लेकिन यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद से ही रूस के वैज्ञानिक दुनिया के बाकी देशों के वैज्ञानिकों के संपर्क में नहीं है। यही वजह है कि यूरोपीय देशों को इस बात की चिंता सता रही है कि रूस अपने लैब में इस वायरस को बायो वेपन्स का रूप दे सकता है। आसान शब्दों में कहें तो इस वायरस को रूस एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा यूरोपीय देशों की चिंता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान की सरकार को लेकर। जानकारी के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में दूसरी बार अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा जिसमें किसानों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की जा सकती है। यानी कि राजस्थान में किसानों को हर महीने पेंशन दी जाएगी। बताया जा रहा है अगर ऐसा होता है तो राजस्थान किसानों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। किसानों को लेकर एक केंद्र सरकार की भी योजना है जिसका नाम है किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत गरीब किसानों को हर साल 6,000 रूपए दिए जाते हैं, 2-2 हजार रूपए करके 3 किस्तों में। तो आने वाले दिनों में राजस्थान की सरकार ये बड़ा कारनामा कर सकती है। हर महीने पेंशन देने वाली योजना शुरू होनी चाहिए या नहीं? अगर होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की सरकार अब ईरान से तेल खरीदने जा रही है। बताया गया रूस से क्रूड ऑयल खरीदने का दाव पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। बताया गया अगर पाकिस्तान सरकार ईरान से तेल ले लेती है तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहली बात तो यह है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच कट्टर दुश्मनी है। हालांकि अगर पाकिस्तान इस बात को अगर नजरअंदाज करते हुए ईरान से तेल खरीदने की डील करता है तो सऊदी अरब उससे नाराज हो जाएगा और जानकारी के मुताबिक इसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी बात यह है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के चलते उस पर अमेरिका ने सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो अगर पाकिस्तान ईरान से तेल खरीदता है तो उसे अमेरिका के भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ऑस्कर में गई मूवियों को लेकर। हालांकि इस बार पाकिस्तान भी है लाइन में। दोस्तों हम अक्सर जंग और क्रिकेट के मैदान में भारत और पाकिस्तान को भिड़ते हुए देखते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब दोनों देशों की भिड़ंत ऑस्कर में होने जा रही है। दरअसल ऑस्कर 2023 के लिए 15 इंटरनेशनल फीचर फिल्मों की लिस्ट आ चुकी है जिसमें भारत से छेल्लो शो और पाकिस्तान से फिल्म जायलैंड को शामिल किया गया है। बताया गया ऑस्कर की कैटेगरी में शामिल होने वाली ये पाकिस्तान की पहली फिल्म है। जाहिर बात है इसी की वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्कर की इस जंग में कौन विजेता बनेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड शेरा को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने बॉडीगार्ड शेरा के बेटे जिनका नाम टाइगर है उनको बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। बताया गया जिस मूवी से वो टाइगर को लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट यानी कि कहानी पूरी तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही सलमान खान टाइगर के अपोजिट लीड एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं, साथ ही में एक बेहतरीन डायरेक्टर को। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अर्जेंटीना के नोट को लेकर। जानकारी के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्जेंटीना की फाइनेंशियल गवर्निंग बॉडी स्टार प्लेयर लियोनेल मेसी की तस्वीर को करेंसी नोट पे लगाने का प्लान कर रही है। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर अल फाइनेंसियरो ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक ने मजाक में इसका प्रस्ताव दिया था। अधिकारियों ने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इस बात पे चर्चा की थी। अब रिपोर्ट के अनुसार अर्जेंटीना के रेगुलेटर बैंक ने देश की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत को चिन्हित करने को लेकर एक मीटिंग की है। कतर वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया था। मेसी ने करियर के अपने आखिरी वर्ल्ड कप में पहली बार ट्रॉफी उठाई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 7 गोल और 3 असिस्ट के साथ गोल्डन बॉल भी हासिल की। तो इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण कोच को ट्रिब्यूट देने के लिए नोट के पिछले हिस्से में लियोनेल स्कालोनी के नेतृत्व वाली टीम का निक नेम होगा। अगर इस प्लान को आगे बढ़ाया जाता है तो नोट पर फुटबॉल खिलाड़ी की तस्वीर छप सकती है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जैसे अपने देश भारत में क्रिकेट को लेकर अलग तरह की दीवानगी है तो कुछ ऐसा ही हाल फुटबॉल गेम को लेकर दुनिया के कई देशों का है। उसी में से एक है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने जो पहली बार वर्ल्ड कप जीता है इसी को याद रखने के लिए ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इजरायली सरकार को लेकर। जानकारी के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल की 37वीं सरकार में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी हाल ही में बीते बुधवार देर रात डेडलाइन खत्म होने के महज 10 मिनट पहले उन्होंने राष्ट्रपति
राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को फोन किया और सरकार बनाने की दावेदारी पेश की और अब फाइनली ये तय हो गया है कि इजराइल देश में 6वीं बार नेतन्याहू प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में बच्चों के एडमिशन को लेकर। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी क्लास में साल 2023-24 के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार यानी 23 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगी। ऐसे में नर्सरी एडमिशन कराने वाले पेरेंट्स जल्द ही एप्लीकेशन को सबमिट कर दें, वरना अगर डेट निकल गई तो फिर परेशानी हो सकती है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये प्रक्रिया यानी कि प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवाने की प्रक्रिया अभी हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुई थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।